जय हिंद दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और स्पेशली ये वीडियो यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल या आप कह सकते हैं जितने भी फोर्स के एग्ज़ाम हैं उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और तो और ये टॉपिक जो आज हमने लिया है ये टॉपिक यूपीपीएससी या आईएएस सभी एग्ज़ाम में आपने देखा होगा, ये क्वेश्चन ज़रूर आते हैं इससे। और स्पेशली यूपीएसआई में तो आप ज़रूर मान के चलिए कि इससे क्वेश्चन आएंगे और पिछली बार भी आए थे, इसलिए टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। ये टॉपिक संविधान के अतिरिक्त मूल विधि के अंतर्गत भी रखा जा सकता है और इस टॉपिक को नाम दिया है हमने सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले। तो जो सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णय हैं, जो फैसले हैं, उन्हें हम करेंगे आज और इन्हें हम करने के लिए दो भागों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम उन फैसलों को देखेंगे जिसके तहत संविधान के आधारभूत ढांचे की बात कही गई है कि कैसे वो इतिहास शुरू होता है आधारभूत ढांचे का, कैसे शंकरी प्रसाद का पहला मामला आता है और कैसे अंतिम तौर पर केशवानंद भारती के मामले में सुप्रीम कोर्ट आधारभूत ढांचे का नया कॉन्सेप्ट गढ़ती है। तो इसलिए हम इस टॉपिक को बहुत ही विस्तार से समझने वाले हैं। हो सकता है थोड़ा सा वीडियो लंबा बने, लेकिन बहुत ही धैर्यपूर्वक अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी, बहुत सारी ऐसे बातें आपको पता लगेंगी जो आपको शायद इससे पहले ना पता हों, तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों शुरू करते हैं सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णय। सुप्रीम कोर्ट के जो महत्वपूर्ण निर्णय हैं वो बहुत सारे हैं और हम लगभग ज़्यादातर केस करेंगे, इसमें ज़्यादातर निर्णयों को देखेंगे। लेकिन आज इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे इसका पहला पार्ट, और पहला पार्ट जो होगा वो ये कि हम सबसे पहले देखेंगे कि संविधान में कैसे या संवैधानिक इतिहास में कैसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आधारिक ढांचे की बात की गई है ना, या आप कह सकते हैं कि मूलभूत ढांचा, या फिर कह सकते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई है। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं हम इसे, इसकी बात करेंगे हम, ठीक है। और फिर दूसरी तरफ दूसरे वीडियो में हम अन्य महत्वपूर्ण निर्णय देखेंगे जो कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर बहुत सारे निर्णय हैं जो आपने सुने भी होंगे, जैसे शाह बानो का केस बड़ा फेमस हुआ था, जैसे उदाहरण के तौर पर नानावती का केस बड़ा फेमस है, और भी बहुत सारे केस हैं, अन्ना दुराई का केस है, चंपक्कम का केस है, बहुत सारे ऐसे केस हैं जिन्हें हम इन महत्वपूर्ण निर्णयों के तहत देखेंगे। और बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय हैं ये, जो कि अक्सर हमारे किसी न किसी एग्जाम में आते रहते हैं। तो देखिए इसकी कहानी शुरू होती है आधारिक ढांचे की तब जब संविधान लागू किया गया। आप सब जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 की बात है जब संविधान बनके तैयार हुआ और कुछ आर्टिकल को तुरंत लागू कर दिया गया। 16 आर्टिकल थे, 16 आर्टिकल जो कि उसी समय तत्काल प्रभाव से लागू किए गए, और बाकी जो संविधान था वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। जैसे ही संविधान लागू हुआ तो संविधान लागू होने के बाद सरकार की तरफ से कुछ कदम उठाए गए। जैसे आप जानते हैं कि जो जवाहरलाल नेहरू उस समय के प्रधानमंत्री थे, जो उस समय की सरकार थी, वो समाजवाद की तरफ अच्छा झुकाव रखती थी, और इस वजह से जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उस समय कांग्रेस पार्टी की ओर से सब लोगों को ये बात की गई थी कि भाई आज़ादी की लड़ाई में भाग लो आप, और हम आपको एक बेहतर कल देंगे, और ये जो इतना जो अन्याय है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक तौर पर, इसे हम दूर करेंगे, न्याय देंगे, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। और सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय तभी आ सकता था जब आर्थिक न्याय पूरी तरह लोगों को मिल पाए, क्योंकि गरीबी बहुत ज़्यादा थी। और इसी वजह से सरकार की तरफ से एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया, और वो महत्वपूर्ण कदम ये था कि सरकार की तरफ से पहला संविधान संशोधन किया गया। आपको याद होगा कि लगातार ये बात कही जा रही थी कि भाई जमींदारी उन्मूलन किया जाए, ज़्यादातर जो पूंजीपति हैं उनकी संपत्ति का कुछ हिस्सा गरीबों को दिया जाए, इस तरह की बात बहुत होती थी। और सरकार या फिर आप कहें कि कांग्रेस पार्टी ने जो आंदोलन चलाए थे उसमें भी ये बातें बार बार दोहराई गई थी। तो 1951 में सबसे पहला काम जो सरकार की तरफ से किया गया वो पहला संविधान संशोधन था, और उस पहले संविधान संशोधन में आर्टिकल 19(1)(f) और 31 ये दो आर्टिकल में कुछ परिवर्तन किए गए। 19(1)(f) तो खत्म ही कर दिया जाएगा आगे चल के, और 31 को भी खत्म कर दिया जाएगा आगे चल के, लेकिन संपत्ति के अधिकारों में कुछ परिवर्तन पहले संविधान संशोधन में हुए, हालांकि पूरा संपत्ति का अधिकार समाप्त नहीं किया गया। तो इसलिए इसमें जाहिर सी बात थी
कि एक तरफ संविधान में ये कहा जा रहा है कि मौलिक अधिकार पूरी तरह आपको मिलेंगे, मौलिक अधिकार आपको संरक्षण मिलेगा मौलिक अधिकारों के तहत, और दूसरी तरफ सरकार क्या कर रही है, मौलिक अधिकारों में कुछ परिवर्तन कर रही है। तो जाहिर सी बात थी कि केस आना तो लाजमी था सुप्रीम कोर्ट के सामने, और वही हुआ भी। तो देखिए ऐसे हुई शुरुआत कि सबसे पहले पहला संविधान संशोधन किया गया सरकार की ओर से, और पहला संविधान संशोधन जो था, उस पहले संविधान संशोधन 1951 में महत्वपूर्ण बात यह की गई कि एक अनुसूची 9 हमारे संविधान में जोड़ी गई, और ये कहा गया कि अनुसूची 9 में जो लैंड रिफॉर्म्स यानी कि जमींदारी उन्मूलन से संबंधित जो भी कानून थे या जमीनों को लेकर जो बहुत सारे रिफॉर्म्स किए गए थे, वो सारे कानून अनुसूची 9 में डाल दिए जाएंगे। या ऐसे भी कह सकते हैं आप कि जो भी कानून अनुसूची 9 में डाला जाएगा उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या किसी न्यायालय में कोई वाद दायर नहीं किया जाएगा। या आप कह सकते हैं कि अनुसूची 9 बहुत सारे सरकार के ऐसे कानूनों को जो संपत्ति के अधिकार को कम करते थे उन्हें एक संरक्षण प्रदान करती थी, और अनुसूची 9 के द्वारा सरकार ने बहुत सारी ताकत अपने हाथ में ले ली, एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हैं। तो पहला संविधान संशोधन जो था वो एक तरीके से लैंड रिफॉर्म्स जो किए गए थे उन्हें संरक्षण देने के लिए किया गया था। तो एक महत्वपूर्ण बात हुई, और साथ ही साथ अब आप देखिए यहां पर कॉन्ट्राडिक्शन की शुरुआत होगी। आपने अगर भाग 3 पढ़ा है, जिसे हम कहते हैं भाग 3 को मौलिक अधिकार, और आपने भाग 4 देखा होगा जिसे कहते हैं नीति निर्देशक तत्व, तो भाग 3 और भाग 4 दोनों के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन शुरू हुआ, यानी कि दोनों के बीच में एक तरीके से विरोधाभास पैदा हो गया। और हुआ ये कि एक आर्टिकल है भाग 3 में जिसका नाम है अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 कहता है, अनुच्छेद 13 का आर्टिकल 2 कहता है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग के यानी कि भाग 3 के मौलिक अधिकारों का हनन करती हो, और यदि ऐसी कोई विधि बनाई जाती है तो वह विधि हनन करने की मात्रा तक शून्य हो जाएगी। ये बात आर्टिकल 13 में कही गई है। तो सीधी बात थी कि भाग 3 की संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था, यदि उसमें कोई चेंजेस किया जाएगा, इसका मतलब यही है कि भाग 3 के मौलिक अधिकारों को सरकार कम कर रही है या राज्य कम कर रहा है। तो इस वजह से इसी बात पर, और जबकि देखो भाग 4 में क्या कहा जा रहा है, भाग 4 में कहा जा रहा है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेगा। कौन करेगा? राज्य करेगा, यानी कि सरकार करेगी। और लोक कल्याणकारी राज्य कैसे होगा? जब संसाधनों का आवंटन न्यायपूर्ण हो। जो संसाधन है, जमीन है, पानी है, बिजली है, बहुत सारी चीजें हैं, उन सबका जो बंटवारा है वो न्यायपूर्ण होना चाहिए। यह आर्टिकल 38 और 39 आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा। तो भाग 3 और भाग 4 का कॉन्ट्राडिक्शन अब सामने आने वाला था। कैसे? सुप्रीम कोर्ट में एक निर्णय के रूप में। और सुप्रीम कोर्ट में पहला मामला आया जिसे हम कहते हैं शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। तो यहां से आप देखो, हम पूरे जो आधारिक ढांचे की बात है, जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की जो बात है, उसे हम 4 प्रकरणों में करेंगे, यानी कि 4 भागों में डिवाइड करके करेंगे। तो सबसे पहले प्रथम प्रकरण शुरू हुआ। पहला प्रकरण था जिसमें शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ का एक केस सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आया। ये बात उसी साल की है जिस साल पहला संविधान संशोधन किया गया। इसका मतलब यही हुआ कि ये जो केस था, ये पहले संविधान संशोधन पर प्रश्न चिन्ह लगाता था और पहले संविधान संशोधन को चुनौती देता था। कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में। और शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी मैंने जैसे आपको सुनाई थी ये बात, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ये थोड़ा सा ऐसा पेचीदगी भरी है ये बातें कि अगर आप थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे तो आपके ऊपर से निकलने लगेंगी चीज़ें और आपके दिमाग का एकदम दही हो जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप बात को सुनिए, समझिए, वीडियो को पॉज कर करके देखिए, जिससे कि आपको बात क्लियर रहे। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो मैं हुई, आप मुझसे कोई भी सवाल कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के, तो मैं आपको और अच्छे से पूरी बात बता दूंगा। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आर्टिकल 13(2) के बारे में। आर्टिकल 13(2) का हवाला दिया था इस केस में शंकरी प्रसाद की तरफ से। शंकरी प्रसाद के जो वकील थे उन्होंने कहा था कि भाई आर्टिकल 13(2) में लिखा है कि ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा, कौन? राज्य, जो इस भाग के मौलिक अधिकारों को कम करती हो या हनन करती हो, और अगर ऐसी कोई विधि बनाई तो वो शून्य हो जाएगी। तो फिर ऐसे कैसे
सरकार ने ये संशोधन कर दिया, क्योंकि ये तो हमारे मौलिक अधिकारों को कम कर रहा है, यानी कि संपत्ति के अधिकार को कम कर रहा है। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो आप गलत समझ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें समझाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो आप गलत समझ रहे हैं, जो आर्टिकल 13 है उस आर्टिकल 13 के तहत, है ना, सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 13 के अंतर्गत, है ना, अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि जो शब्द है, विधि, वो विधि शब्द सामान्य संशोधनों के लिए लागू होती है ना। ये समझा रहा है इन्हें सुप्रीम कोर्ट कि ये सामान्य संशोधन पे लागू होती है। 368 इसके अंतर्गत नहीं आता। 368 के अंतर्गत संविधान संशोधनों पर लागू नहीं होती, संविधान संशोधन पर लागू नहीं होती, है ना, लागू नहीं होती। अर्थात प्रथम संविधान संशोधन जो था, है ना, पहला संविधान संशोधन क्या है, बिल्कुल सही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पहले संविधान संशोधन को सही माना, है ना। इसका मतलब यह था कि पहले केस में, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ वाले केस में, सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से सरकार के हाथ में पावर दी और लोग, यानी कि शंकरी प्रसाद इस केस को हार गए, सीधी सी बात है। तो ये पहला केस था जिसमें 368 को अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि नहीं माना गया। ठीक है, इसका मतलब ये आगे ऐसे ही चलता रहा। फिर सरकार को ताकत मिल गई, सरकार ने और भी बहुत सारे लैंड रिफॉर्म्स किए, बहुत सारे जमींदारी उन्मूलन कानून लेकर आई सरकार, और एक तरीके से समाजवाद को आगे बढ़ाया। आगे चल के फिर एक केस आया, और ये केस कहलाता है, देखिए आगे केस क्यों आएगा, किसी वजह से आएगा। अब सरकार ने, देखिए, लगातार देख रही थी सरकार कि लगातार लोग केस कर रहे हैं, लगातार लोग इस पर आपत्ति उठा रहे हैं, तो सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया और सरकार ने क्या किया, 17वां संविधान संशोधन किया। 17वां संविधान संशोधन, 17वां संविधान संशोधन जो किया गया सरकार की ओर से, वो किया गया था 1964 में, 1964 में। और इस 17वें संविधान संशोधन के द्वारा सरकार ने एक नई बात कही। सरकार ने कहा कि जो राजस्थान और पंजाब में जितने भी लैंड रिफॉर्म्स हुए हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं आपको उसमें लिख के दे दे रहा हूं जिससे कि आपको सही से पढ़ने में भी आ जाए। सरकार ने कहा कि राजस्थान पंजाब के लैंड रिफॉर्म्स एक्ट को अब 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाता है ना। तो सीधे सीधे राजस्थान पंजाब के जितने भी लैंड रिफॉर्म्स थे, जितने भी वहाँ राजस्थान पंजाब के जमींदार थे, वो सब अब क्या हो गए, अब एक तरीके से खाली हाथ हो गए। अब उनके जो जितने भी लैंड रिफॉर्म्स किए गए थे, जितनी भी ज़मीनें ली गई थी उन जमींदारों की, उन सब की बात अब कहाँ हो गई, अब अनुसूची 9 में पहुँच गई। और जैसे कि मैंने कहा कि अनुसूची 9 में जो भी चीज़ें डाल दी जाती हैं, जो भी कानून डाल दिए जाते हैं, उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या कोई भी न्यायालय रिव्यू नहीं कर सकता, ऐसा कहा गया था पहले संविधान संशोधन के द्वारा। तो सीधे सीधे उन्होंने बात खत्म कर दी एक ही संविधान संशोधन के द्वारा, यानी कि सरकार अब सीधे सीधे कह रही है कि अब ये राजस्थान पंजाब के जितने भी लैंड रिफॉर्म्स हैं वो अब 9वीं अनुसूची में आ जाएंगे। और इसी को लेकर, इसी बात को लेकर, मतलब इस पर प्रश्न चिन्ह लगाया, इस पर प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए फिर एक केस आया सुप्रीम कोर्ट के सामने। ये था 1965 का। 1965 में सज्जन सिंह बनाम राजस्थान सरकार। तो सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य के खिलाफ, राजस्थान के रूप में ये केस आया सुप्रीम कोर्ट के सामने, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर वही बात दोहराई, ये वाली। तो देखो ये बहुत आसान है कि शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ और सज्जन सिंह बनाम राजस्थान, इन दोनों ही केसों में सुप्रीम कोर्ट साइड ले रही है, किसकी, सरकार की। तो सरकार की साइड है, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि देखो जो बात शंकरी प्रसाद में हमने बोली थी वही बात हम यहीं पर दोहरा रहे हैं, यानी कि रिपीट कर रहे हैं, है ना। ये बात यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं क्योंकि सज्जन सिंह बनाम राजस्थान वाले केस में भी सुप्रीम कोर्ट वही बात कह रहा है कि 368 के द्वारा किया गया संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 में जो विधि शब्द है उसके अंतर्गत नहीं आता, इसलिए पहला संविधान संशोधन भी बिल्कुल ठीक था और 17वां संविधान संशोधन भी सही है। तो एक तरीके से इन दोनों केसेस में सुप्रीम कोर्ट का जो रवैया है वो
प्रो गवर्नमेंट है, सरकार के साथ है। और ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि सरकार उस समय बहुत मजबूत है। इन दोनों टाइम में एक स्थिति ऐसी है जब कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत में हुआ करती थी लोकसभा में, उसकी बहुत सारे राज्यों में सरकारें हुआ करती थी, और ऐसा देखा गया है, परस्पर देखा गया है कि जब सरकार मजबूत होती है तो सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा डाउन रहता है, और जब सरकार कमजोर होती है तो सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा अप हो जाता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा फैसले पलटता है किसके? सरकार के। ये बात आप आज के टाइम में भी लागू कर सकते हैं, और उस समय तो थी नेहरू का दबदबा था। उस समय नेहरू जी पूर्ण बहुमत की सरकार में थे, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी, और राज्यों में भी उनकी सरकारें थी। लेकिन यहाँ से अब चीज़ें बदलनी शुरू हुई। 1964 में जब नेहरू जी की मृत्यु हुई, उसके बाद कांग्रेस की स्थिति अब डामाडोल होनी शुरू हुई। 1967 में कांग्रेस की जीत तो हुई, लेकिन वो इतनी अच्छे से नहीं जीत पाई जितनी वो पहले जीतती थी। कांग्रेस को मात्र 281, शायद 283 सीटें मिली, और 283 सीटें जो थी वो सिर्फ उतनी थी कि 22 सीटें ज़्यादा थी पूर्ण बहुमत की सरकार से। उस समय 251 सीटें चाहिए होती थी पूर्ण बहुमत के लिए, तो पूर्ण बहुमत की सरकार से मात्र 22 सीटें ज़्यादा लेकर आई थी कांग्रेस, यानी कि बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति में नहीं थी। और तो और 6-7 राज्य ऐसे भी थे जहां पर कांग्रेस की सरकारें चली गईं। तो अब देखिए, अब अगला केस उसी पृष्ठभूमि में आप समझने की कोशिश कीजिए। अगले केस में सुप्रीम कोर्ट ने अब सरकार के विपरीत फैसला दिया, और अगला केस आया जल्दी, जिसे हम कहते हैं गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। इसकी शुरुआत कैसे होती है? इसकी शुरुआत होती है कि पंजाब राज्य में एक विलियम गोलकनाथ और एक हेनरी गोलकनाथ, 2 भाई हुआ करते थे, और दोनों के पास बहुत ज़मीन थी, मतलब लगभग 500 एकड़ के आसपास ज़मीन रही होगी। तो एक बड़े जमींदार हुआ करते थे दोनों भाई, और सरकार ने क्या किया, पंजाब में लैंड रिफॉर्म्स लाकर इन दोनों भाइयों की ज़मीन को कम कर दिया। एक कानून बनाया गया कि अगर 2, 3, 4 भाई हैं किसी परिवार में, तो वो 30 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन नहीं रख सकते। इस बात को लेकर गोलकनाथ ने केस कर दिया, कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट में। और इस केस को नाम मिला सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य। और इस केस में उन्होंने वही बात कही, सज्जन सिंह की तरफ से वही प्रश्न दोबारा रखा गया कि जब 13(2) में ये बात लिखी हुई है कि विधि के तहत, मतलब आर्टिकल 13 जब लिखा हुआ है, आर्टिकल 13 क्या कहता है कि ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा राज्य जो इस भाग के मौलिक अधिकारों को कम करती हो। तो मतलब वही प्रश्न दोबारा दोहराया गया जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया, जिसे हम कहते हैं, लिख लेते हैं, जगह कम है थोड़ी, तो सुप्रीम कोर्ट अब ये फैसला देगा। हाँ, तो पहले केस लिख लेते हैं। देखिए, अभी मैंने आपसे कहा कि पहला प्रकरण, तो पहले प्रकरण में आपने देखा कि दोनों केसेस में फैसला बिल्कुल सेम था, शंकरी प्रसाद फिर सज्जन सिंह। और अब जो फैसला आएगा उसे हम बोलेंगे सेकंड प्रकरण, मतलब अब बात यहाँ बदलेगी। और जैसे कि मैंने कहा कि सरकार अब कमजोर है पहले से, हालांकि है तो पूर्ण बहुमत में, लेकिन उसके बावजूद भी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी नेहरू जी के टाइम में हुआ करती थी। इंदिरा जी के टाइम में ऐसी स्थिति नहीं है। इसलिए अब देखो क्या हुआ कि जो दूसरा प्रकरण आया उसे हम कहते हैं 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वाले केस में 1967 की बात है, 1967 की। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने देखो एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आर्टिकल 13 है, आर्टिकल 13(2) में जो लिखा हुआ है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग के मौलिक अधिकारों का हनन करती हो, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 13 के तहत जो विधि शब्द है उसके अंतर्गत 368 के द्वारा किया गया संविधान संशोधन भी आएगा। यानी कि ये विधि जो बात है, या आर्टिकल 13 का जो संरक्षण है, वो पूरे संविधान में लागू होता है, और तो और मौलिक अधिकारों पर होता है विशेष तौर से। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, अपने पूर्ववर्ती फैसलों को उलट दिया। तो इसे हम एक लाइन में लिख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने पूर्ववर्ती फैसले को पलट दिया गया। और जब सुप्रीम कोर्ट ये काम करेगी कि भाई पहले वाले फैसले को पलट देगी, इसका मतलब अब ये सरकार के विपरीत फैसला है, यानी कि सरकार को परेशानी में डालने वाला फैसला है।
और सरकार को परेशानी में कैसे डाल दिया कि सरकार ने इससे पहले जो रिफॉर्म्स किए थे, इससे पहले जो संविधान संशोधन किए थे, उनके ऊपर एक तरीके से रोक लग गई। और अब सरकार जैसा चाहती थी कि समाजवाद को लाया जाए, संसाधनों का न्यायपूर्ण बंटवारा किया जाए, उसके ऊपर उसके जो विचार थे उनके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्ववर्ती दोनों फैसलों को उलट दिया। तो एक बड़ी घटना हुई गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वाले केस में, यानी कि ये दूसरा प्रकरण कहलाता है। अब देखिए आगे कुछ ऐतिहासिक अगर हम बात करें तो देखिए स्थिति ये वो है जब इंदिरा गांधी अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। अब वो चाहती हैं कि वो प्रधानमंत्री तो 1967 में बनी गई थी वो, उसके बाद वो चाहती हैं कि वो आगे भी इसी तरीके से प्रधानमंत्री बने और बहुत ही ताकतवर नेता के रूप में उनकी छवि स्थापित हो। इसलिए उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स और भी करने शुरू किए। जैसे आपने सुना होगा कि 1969 में सरकार की ओर से 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, है ना, ये आपने सुना है अच्छे से, बहुत बार ये क्वेश्चन आया वनडे एग्जाम में। इसी तरीके से सरकार की ओर से अगले ही साल 1970 में प्रीवी पर्स की समाप्ति की गई, एक अध्यादेश लाके की गई थी पहले, बाद में इसके लिए एक संविधान संशोधन भी किया सरकार ने। मैंने पिछले वाले आपको टॉपिक में, जो पिछला वाला वीडियो है हमारा, उसमें मैंने आपको पढ़ाया है भाग 19 में कुछ आर्टिकल हैं जो प्रीवी पर्स की समाप्ति करते हैं। तो प्रीवी पर्स की समाप्ति कर दी गई है ना 1970 में। आप समझ सकते हैं कि इन दोनों कदमों से देश में जितने भी पूंजीपति होंगे, जितने भी जमींदार होंगे, जितने भी रसूखदार बड़े लोग थे, वो सब इंदिरा गांधी के खिलाफ हो गए। और ऐसी स्थिति में ये वो स्थिति है जब इंदिरा गांधी की ताकत कोई खास मजबूत नहीं है अभी 1970 तक, है ना। और ऐसी स्थिति में इंदिरा गांधी चाहती हैं कि वो तेजी से आगे बढ़ें। वो चाहती हैं कि सरकार का, सुप्रीम कोर्ट का और भी सारा कंट्रोल उनके हाथों में हो। और देश की स्थिति इस समय ऐसी है कि 1971 में फिर पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हो गया, और आपको पता है कि उसी समय बांग्लादेश बना। मतलब कुछ ऐसे कदम उठाए गए इंदिरा गांधी की तरफ से जिससे लोग नाराज तो हुए, लेकिन एक बड़ा तबका जिसे हम गरीबी रेखा से नीचे मानते हैं या जिसे हम गरीबों की श्रेणी में रखते हैं, वो इंदिरा गांधी के पक्ष में आया। और इंदिरा गांधी ने देखा कि स्थिति अब ज़्यादा अच्छी है, ऐसी स्थिति में चुनाव अगर कराए जाएंगे तो उनकी सरकार और भी अच्छे बहुमत से आएगी। और इसी वजह से इंदिरा गांधी ने 1971 में चुनाव कराने के लिए राष्ट्रपति से कहा, या ऐसे कह सकते हो कि अपनी सरकार को बर्खास्त करने के लिए कहा, और प्रधानमंत्री के कहने पर ऐसा हो सकता है तो 1971 में चुनाव कराए गए। और इंदिरा गांधी इन चुनावों में गरीबी हटाओ के नारे के बल पे एक बड़े बहुमत के साथ दोबारा आई, यानी कि लगभग 350 के आसपास उन्हें सीटें मिली, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा था उस समय। तो इसलिए अब पूर्ण बहुमत से आने पर इंदिरा गांधी ने ताबड़तोड़ संविधान संशोधन करने शुरू किए। ये जो ताबड़तोड़ संविधान संशोधन है, इन ताबड़तोड़ संविधान संशोधनों से ऐसा लगा कि वो अब नया संविधान ही लिखने वाली हैं, यानी कि नए संविधान की तरफ आगे बढ़ रही हैं। और ये संविधान संशोधन देखो कौन से थे। 24वां संविधान संशोधन, एक साथ लिखे हम तो 24, 25, 26, 27, 28, है ना, ये सारे संविधान संशोधन, यहाँ तक कि 29, ये सारे संविधान संशोधन 1971 और 72 के बीच में कर दिए गए। तो एक तरीके से इतने सारे संविधान संशोधन इंदिरा गांधी के द्वारा किए गए, जिसके द्वारा लगा कि वाकई में वो संविधान को बहुत तेजी के साथ बदलने वाली हैं। और जितनी चीज़ें उन्होंने देखी थी, यहाँ पर देखो कई फैसले उन्होंने लिए थे, इन फैसलों पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगाई गई थी। जैसे बैंकों के राष्ट्रीयकरण के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने शुरू में रोक लगा दी थी। ऐसी प्रीवी पर्स की समाप्ति पे भी राजा महाराजा जो है वो जीते थे, बड़े बड़े राजा हुआ करते थे वो जीते थे इस केस में भी। यानी कि इंदिरा गांधी के द्वारा जो अध्यादेश लाए गए थे इन फैसलों में, उन फैसलों पर रोक लग गई थी। और इसी वजह से उन्होंने ये संविधान संशोधन किए जब वो पूर्ण बहुमत में सरकार में आई तब। और जब सरकार पूर्ण बहुमत में होती है तो उसके लिए संविधान संशोधन करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता। ये चीज़ आप वर्तमान में भी देख सकते हैं, है ना। कोई भी परिवर्तन अगर सरकार करना चाहे तो वो कर सकती है। आप कितना भी चिल्ला लो, कितना भी चीख लो, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। बिल्कुल यही स्थिति उस समय की भी थी, 1971 के आसपास की। तो इसलिए अब देखो ये 24वां संविधान संशोधन जो किया इंदिरा गांधी के द्वारा जो किया गया, इसमें उन्होंने 24वें संविधान संशोधन में देखो, आपको अभी मैंने बताया था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि
जो भी संविधान संशोधन किए गए हैं वो क्या है, सब खारिज हैं, बेकार हैं, और सरकार इस तरीके से मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती या मूल अधिकारों को कम नहीं कर सकती। तो इसी वजह से आप देखो, थोड़ा शॉर्ट में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि 24वां संविधान संशोधन जो आया था वो गोलकनाथ वाले फैसले को खत्म करने के लिए आया था, है ना। गोलकनाथ वाले फैसले का जवाब था 24वां संविधान संशोधन। 25वां संविधान संशोधन बैंकों के राष्ट्रीयकरण को लेकर था, है ना। इस 25वें संविधान संशोधन के द्वारा बैंकों के राष्ट्रीयकरण का जो रास्ता था उसे साफ किया गया। और जो 26वां संविधान संशोधन था उसके द्वारा प्रीवी पर्स वाले मामले को खत्म किया गया। यानी कि प्रीवी पर्स वाला मामला था जिसमें सरकार हार गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उस बात को खत्म करने के लिए 26वां संविधान संशोधन आया। और 26वां संविधान संशोधन होते ही सारे राजाओं की सारी शक्तियां खत्म हो गई। प्रीवी पर्स का मतलब था कि उन्हें जो निजी थैलियां थी, उनकी निजी थैली का मतलब कि उन्हें जो विशेष अधिकार थे उन विशेषाधिकारों को नए सिरे से परिभाषित किया गया और उन्हें खत्म ही कर दिया गया 26वें संविधान संशोधन के द्वारा। और 27-28वां भी संविधान संशोधन इसी क्रम में था कि अपनी ताकत को और ज़्यादा बढ़ाना और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को थोड़ा सा कमज़ोर करना। और इसमें जो 29वां संविधान संशोधन था वो बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि 29वां संविधान संशोधन नए केस, जिसके बारे में आपने खूब सुना है, केशवानंद भारती वाले केस की पृष्ठभूमि तैयार करता है 29वां संविधान संशोधन। तो अब देखो, इसमें ध्यान देने वाली बात है कि हम अब फिलहाल अभी सिर्फ 2 संविधान संशोधनों की बात करेंगे जो कि आपको ले जाएंगे कहाँ पर, केशवानंद भारती वाले केस की तरफ। यानी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाला जो केस है उसकी तरफ ले जाएंगे ये दोनों संविधान संशोधन, क्योंकि इन दोनों संविधान संशोधनों को प्रश्नगत किया गया था कहाँ पर, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के केस में, है ना, जो कि 1972 में दायर किया गया था और 1973 में उसका फैसला आया था। तो उसी की तरफ चलते हैं। देखिए, 24वें संविधान संशोधन के द्वारा सरकार ने आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 में कुछ चेंजेस किए। तो देखिए, 24वां संविधान संशोधन जो है उसमें सरकार 2 बड़े बदलाव करती है ना। ये 24वां संविधान संशोधन 1971, इसमें देखो सरकार की तरफ से क्या किया गया है, संसद की ओर से क्या हुआ कि एक आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 13(4), आर्टिकल 13(4) और एक आर्टिकल जोड़ा गया 368(3), और आर्टिकल 13(4) और आर्टिकल 368(3) में ये कोशिश की गई कि जो गोलकनाथ वाला मामला था वो क्या हो जाए, वो खारिज हो जाए, या गोलकनाथ वाले मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से पाबंदी लगाई थी सरकार के ऊपर या संसद के ऊपर मौलिक अधिकारों में कोई कमी ना करने की, उसे खारिज कर दिया जाए। इसलिए 24वां संविधान संशोधन आया था। आप स्क्रीन पे देखिए अपने, आर्टिकल 13(4) क्या कहता है। आर्टिकल 13(4) कहता है कि इस अनुच्छेद की कोई बात, किस अनुच्छेद की, आर्टिकल 13(4) की, आर्टिकल 13(4) खुद बता रहा है ये बात कि भाई मेरे आर्टिकल की, यानी कि आर्टिकल 13 की इस अनुच्छेद की कोई बात 368 पर लागू नहीं होगी। और आप जानते हैं 368 क्या है, 368 है संविधान संशोधन की प्रक्रिया या संविधान संशोधन। और फिर 368 देखिए क्या कह रहा है, वो भी स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 13 की कोई बात 368 पर लागू नहीं होगी। मतलब बात तो एक ही है, लेकिन दोनों जगह पर यह बात मेंशन कर दी गई संविधान में। एक तरीके से सरकार अपना पूरा रास्ता साफ कर रही है आगे कोई भी संशोधन करने के लिए, और जो पुराने संशोधन किए गए हैं उन्हें वैलिड करार कराने के लिए। और इसी वजह से अब अगला एक और संविधान संशोधन 29वां देख लीजिए। देखिए, ये तो गोलकनाथ का जवाब था सरकार का, सरकार ने गोलकनाथ का जवाब देने के लिए ये किया, है ना, 24वां संविधान संशोधन। और इसके अलावा 29वां संविधान संशोधन और जो था वो पूरी तरह संबंधित है केशवानंद भारती के केस से, ये भी है उससे संबंधित, लेकिन ये पूरी तरह संबंधित है। 1972 में 29वां संविधान संशोधन करके सरकार ने क्या किया कि केरल सरकार, आप जानते हैं केरल सरकार, केरल वो राज्य है जहां पर पहली मार्क्सवादी सरकार या गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि केरल राज्य की तरफ से तो और ज़्यादा लैंड रिफॉर्म्स किए जा रहे थे, भूमि सुधार अधिनियम लाए जा रहे थे। तो केरल के जो भूमि सुधार अधिनियम थे, यानी केरल लैंड रिफॉर्म्स को सरकार
सरकार ने 9वीं अनुसूची में डाल दिया। 9वीं अनुसूची, जैसे कि मैं आपको समझा चुका हूं 9वीं अनुसूची क्या है। तो 9वीं अनुसूची क्या है, जिसमें अगर कोई अधिनियम डाल दिया जाता है तो उसके ऊपर कोर्ट रिव्यू नहीं कर सकती, ऐसा सरकार ने व्यवस्था की थी पहले वाले संविधान संशोधन में। तो इसलिए केरल के लैंड रिफॉर्म्स को 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया और एक तरीके से केरल में जितने भी भूमि सुधार अधिनियम थे उन सबको क्या मिल गया, 9वीं अनुसूची का प्रोटेक्शन मिल गया। और इसी वजह से केरल के एक बहुत बड़े महान संत, जिनका अभी है ना 6 सितंबर को निधन हुआ है, जिनका नाम है केशवानंद भारती। तो केशवानंद भारती एक बहुत बड़े संत हुआ करते थे दक्षिण के। उन्होंने आर्टिकल 26, आपको आर्टिकल 26 अगर याद हो तो आर्टिकल 26 में लिखा हुआ है ना कि सभी को अपनी धार्मिक संपत्ति बनाए रखने का पूरा अधिकार होगा, उसको अपने हिसाब से चलाने का अधिकार होगा। तो धार्मिक संपत्ति के ऊपर उन्होंने कहा कि धार्मिक संपत्ति मेरा क्या है, मौलिक अधिकार है। तो इसी बात को लेकर केशवानंद भारती ने ये केस कर दिया, जिसे कहते हैं केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, 1972 में केस हुआ। तो अब ये 1973 इसलिए लिखा होता है बुक्स में क्योंकि केशवानंद भारती वाला जो फैसला आया है वो आया है 1973 में। इसलिए जब हम लिखते हैं तो उसका नाम हम लिखते हैं केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। तो आप समझ रहे हैं ना कि 24वां संविधान संशोधन और 29वें संविधान संशोधन को प्रश्नगत किया गया कहां पर, केशवानंद भारती वाले केस में। ठीक है, अब केशवानंद भारती का केस आया। अब देखो यहां पर फिर मामला पलट जाएगा। तो इसीलिए देखो पहला प्रकरण में कुछ और था, दूसरे प्रकरण में कुछ और आया, अब आ जाएगा तीसरा प्रकरण। तीसरे प्रकरण में केस का नाम है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। और ये केस अपने आप में बड़ा खास था। आप चाहें तो एक चीज नोट कर सकते हैं कि जो हम गोलकनाथ वाला मैंने आपको केस बताया था, उस गोलकनाथ वाले केस में 11 न्यायाधीशों की पीठ, संवैधानिक पीठ ने फैसला लिया था। और वैसे भी देखो ये भी जानकारी आपके लिए बतानी जरूरी है या आपको जाननी जरूरी है कि जो संवैधानिक पीठ होती हैं वो 5 जजों से कम नहीं होती। कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में 5 जज या उससे अधिक की संवैधानिक पीठ होती है और अपने पूर्ववर्ती फैसले को पलटने के लिए पीठ जो है, यानी कि संवैधानिक पीठ जो है वो पिछले वाले से बड़ी होनी चाहिए। अगर कोई फैसला 5 जजों ने दिया है संविधान के मामले में तो उस फैसले को अगर पलटेगी तो 7 जजों की पीठ पलटेगी। इसी तरीके से उससे पलटने के लिए 9 जज चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है कि 5 जजों की एक संवैधानिक पीठ हो सकती है, उससे ऊपर हो सकते हैं, कम नहीं हो सकते। जबकि हाई कोर्ट में अगर कोई पीठ बनती है तो वो 1 जज की भी हो सकती है, 2 की हो सकती है, 3 की हो सकती है। ज़्यादातर 3 जजों की ही अधिकांश जो है, मतलब 3 जजों से ज़्यादा नहीं होती। तो सिंगल बेंच, डिवीजन बेंच और फिर सबसे ऊपरी बेंच यानी कि 3 जजों की होती है। कहाँ पर, हाई कोर्ट में। तो इस मामले में जो अभी मैं बता रहा था आपको पुरानी बात कि गोलकनाथ वाले मामले में 11 जजों की संवैधानिक पीठ ने फैसला दिया था, 6-5 का बहुमत था। और उस समय उस संवैधानिक पीठ में जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो थे उस समय उनका नाम था सुब्बा राव। तो सुब्बा राव उस समय के चीफ जस्टिस हुआ करते थे। अब हम इस पे आते हैं, वो पुरानी बात छूट गई थी इसलिए मैंने बता दी। अब हम इस पे आए तो हम कहेंगे कि इस मामले में फैसला देंगे 13 जजों की एक संवैधानिक पीठ। तो 13 जजों की संवैधानिक पीठ एक फैसला देगी और इस संवैधानिक पीठ में जो सीजेआई हैं वो हैं सीकरी। उनका जो पूरा नाम बोलते हैं हम उन्हें बोलते हैं सर्वमित्र सीकरी। तो SM सीकरी या सर्वमित्र सीकरी के द्वारा ये फैसला दिया गया था। और सर्वमित्र सीकरी का उस समय आखिरी टाइम था। आखिरी टाइम का मतलब कि वो रिटायरमेंट लेने वाले थे, है ना, उसी साल 1973 में ही। और उसी साल उन्होंने ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय दिया। ये निर्णय अपने आप में इतना महत्वपूर्ण साबित हुआ आज तक, है ना, या आप कह सकते हैं कि संविधान के पूरे इतिहास में ये निर्णय इतना महत्वपूर्ण है कि इस निर्णय की वजह से हमारे संविधान की रक्षा हो रही है। अब कोई भी तानाशाही सरकार, कोई भी ऐसी सरकार जो अपने आप को तानाशाह समझ के
संविधान का संशोधन करे उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट तुरंत रिव्यू कर सकता है और वो बता सकता है कि यह आधारिक ढांचा है या नहीं। तो आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बढ़िया फैसला दिया। इससे पहले आपने देखा कि भाई पहले जो फैसला दिया था उसमें सुप्रीम कोर्ट सरकार के पक्ष में था, दूसरा फैसला दिया उसमें सुप्रीम कोर्ट सरकार के खिलाफ था, और जो फिर अब जो मतलब दूसरा प्रकरण और अब जो तीसरा प्रकरण है इसमें सुप्रीम कोर्ट ना सरकार के खिलाफ है ना सरकार के पक्ष में है, बल्कि एक ऐसा बीच का रास्ता उसने दिया है जो कि जिसमें पावर जो है वो, या ऐसे कह सकते हैं कि जो गेंद है वो सुप्रीम कोर्ट के पाले में है ना। कैसे दिया देखो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो ऐसा है, संसद संविधान के किसी भाग में संशोधन करने के लिए स्वतंत्र है। संसद 368 के तहत जिस भाग में भी चाहे मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार प्रस्तावना में भाग 4 में या 368 में भी किसी में भी अगर संशोधन करना चाहे तो संसद ऐसा करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है और उसकी ये शक्ति है, और ये एक तरीके से असीमित शक्ति है उसकी कि वो किसी में भी परिवर्तन कर सकती है। लेकिन अब जो लेकिन शब्द है उसका बड़ा महत्व है। उसने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लेकिन सरकार या संसद, याद रहेगा आपको पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि संसद किसी भी भाग में परिवर्तन करने के लिए स्वतंत्र है, किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है ना, ये उसके पास अनन्य शक्ति है संसद के पास, वो ये कर सकती है। लेकिन साथ ही साथ वो लेकिन लगा रहे हैं कौन, सुप्रीम कोर्ट, लेकिन संसद संविधान के आधारभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती या आधारभूत ढांचे को खत्म नहीं कर सकती, है ना। या आप ऐसे कह सकते हैं कि संसद संविधान में परिवर्तन तो कर सकती है लेकिन नया संविधान नहीं लिख सकती वो, क्योंकि नया संविधान तो संविधान सभा ने ही लिखा था और संविधान सभा ही ऐसा कर सकती है। अब तो संविधान सभा है नहीं, यानी कि 1973 में, तो इसलिए इस बात का ख्याल रखा जाए कि संसद कोई भी परिवर्तन करे, जो माना है वो करे, लेकिन संविधान के मूलभूत ढांचे में कोई परिवर्तन ना करे, बेसिक स्ट्रक्चर में कोई छेड़छाड़ ना करे। तो सरकार ने पूछा कि वो तो सब बात सही है लेकिन ये तो बता दो कि आखिर ये मूलभूत ढांचा है क्या। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो हम टाइम टाइम पे बताते रहेंगे, जब भी हमें लगेगा कि आप किसी संविधान में ऐसा कोई परिवर्तन कर रहे हैं जो मूलभूत ढांचे के खिलाफ है तो हम आपको टोकेंगे, हम आपको रोकेंगे और हम उसका रिव्यू करेंगे, यानी कि न्यायिक पुनर्विलोकन करेंगे। तो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आधारभूत ढांचे की व्याख्या करने का अधिकार अपने पास रख लिया और अब सुप्रीम कोर्ट समय समय पर ये करती है। जैसे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया होगा उस समय, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी कि जैसे धर्मनिरपेक्षता है ना, सेकुलरिज्म क्या है, संविधान का मूलभूत ढांचा है। जैसे लोकतंत्र संविधान का मूलभूत ढांचा है। जैसे सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय संविधान का मूलभूत ढांचा है। मतलब ये सब क्या है, संविधान के मूलभूत ढांचे है। गणतंत्र का होना मूलभूत ढांचा है। केंद्र राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन मूलभूत ढांचा है। इसका मतलब ये है कि इनमें से किसी भी चीज़ को अगर सरकार कम करेगी या परिवर्तन करेगी, खत्म करेगी, तो सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर रिव्यू कर सकता है और मूलभूत ढांचे के आधार पर उसके किसी भी संविधान संशोधन को जीरो करार दे सकता है। तो एक बहुत ही शानदार निर्णय आया था किसकी तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की ओर से, और ये तीसरा प्रकरण कहलाता है जो कि संवैधानिक इतिहास में या सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होता है। तो सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ वाले फैसले को यहाँ पलट दिया। तो आप ऐसे याद भी कर सकते हो कि भाई शंकरी प्रसाद बनाम शंकरी प्रसाद, फिर सज्जन सिंह वाले मामले में क्या था, एक फैसला, फिर गोलकनाथ वाले मामले में पलट दिया ऊपर वाले को, फिर गोलकनाथ वाले फैसले को पलट दिया कहाँ पर, केशवानंद भारती वाले फैसले में। और केशवानंद भारती वाले फैसले में जब ये फैसला आया, और जानते हैं आप कि उस समय सरकार पूर्ण बहुमत में थी, इंदिरा गांधी अपने चरम पे हुआ करती थी, तो इसलिए इंदिरा गांधी ने एक और संविधान संशोधन किया। क्यों किया संविधान संशोधन? केशवानंद भारती या ये जो नया जो पेच डाला था सुप्रीम कोर्ट ने, क्या डाला था, संविधान के आधारभूत ढांचे वाला पेज, इसको खत्म करने के लिए उन्होंने एक संविधान संशोधन किया और ये कहलाता है 42वां संविधान संशोधन। तो 42वां संविधान संशोधन आप जानते ही हैं, 42वां संविधान संशोधन को कई जगह पर कहा जाता है कि ये लघु संविधान था, यानी कि 42वां संविधान संशोधन अब तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन कहलाता है।
1976 की बात है ये, है ना। और इस संविधान संशोधन के द्वारा संसद ने अनुच्छेद 368(4) और अनुच्छेद 368(5) दो नए आर्टिकल जोड़े। और इन आर्टिकल का जो मेन उद्देश्य है वो हम एक ही लाइन में लिख सकते हैं कि 368(4) और 368(5) ये कहना चाहता है या ये कहता है कि संसद के द्वारा 368 के तहत किया गया कोई संविधान संशोधन किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा, यानी किसी भी न्यायालय में उसके ऊपर कोई वाद ही नहीं होगा, है ना। तो ये संविधान संशोधन किया गया है किस लिए, जिससे कि सरकार के पास सारी ताकत हो और सरकार कोई भी मनमाना परिवर्तन कर दे और सुप्रीम कोर्ट उसमें कुछ कर ही ना पाए। तो इसी बात को लेकर फिर एक केस हुआ, मतलब जब ये संविधान संशोधन किया गया तो उसके कुछ टाइम बाद ही एक नया केस फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने आया और उसे हम कहते हैं मिनर्वा मिल्स के नाम से जानते हैं। तो मिनर्वा मिल्स का जो केस है उसे हम कहते हैं मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, और ये केस है 1980 का, 1980 का। मिनर्वा मिल्स केस में जब ये बात आई कि भाई सरकार ने ये बड़ा मनमाना काम किया है, सरकार कह रही है कि कोई रिव्यू ही नहीं हो सकता, तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा कहा कि ये जो न्यायिक पुनर्विलोकन की बात है वो न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार आप छीनना है, भाई इससे यही तो छिन रहा है। देखो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, 368(4) और 5 क्या कहना चाहता है, वो कहना चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट में कोई भी ऐसा मुकदमा नहीं होगा, ऐसा कोई भी मुकदमा नहीं किया करेगा कोई, या सुप्रीम कोर्ट ऐसे किसी भी बात की सुनवाई नहीं करेगा जो 368 के तहत संविधान संशोधन किया गया है उसके तहत। तो 368 के तहत अगर कोई संविधान संशोधन होगा तो वो किसी न्यायालय में वाद योग्य नहीं होगा, ये बात इन आर्टिकल में कही जा रही है। तो इसी बात को लेकर ये केस हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये तो बात गलत है आपकी, सरकार से कहा कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार या न्यायालयों का न्यायिक पुनर्विलोकन का जो अधिकार है वो एक तरीके से संविधान का आधारभूत ढांचा है। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक पुनर्विलोकन को जुडिशियल रिव्यू को संविधान का मूलभूत ढांचा माना, है ना, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन माना। देखो शॉर्ट में लिख दिया है, आप उम्मीद है आप समझ ही रहे होंगे आराम से क्योंकि कई बार बोल चुका हूं इसलिए। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन माना किसे, न्यायिक पुनर्विलोकन को। और एक तरीके से और साथ ही साथ ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि आपने ये जो संविधान संशोधन किया है ये शून्य करार दिया जाता है, 0 करार दिया जाता है, क्योंकि ये न्यायिक पुनर्विलोकन के खिलाफ है और न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है, संविधान का आधारभूत ढांचा है। तो कितनी अच्छी बात थी कि 1973 में एक ऐसी चीज आ गई थी सुप्रीम कोर्ट के पास जिसमें वो किसी भी मामले को, किसी भी संविधान संशोधन को 0 भी कर सकती थी। किस आधार पर, संविधान के आधारभूत ढांचे के आधार पर। अब देखो अगला मामला फिर आया एक। अब देखो ये तो यहां तक तो हम कह सकते हैं कि 3 प्रकरण हो गए। चौथा प्रकरण जो कहलाता है उसे हम कहते हैं बामन राव, बड़ा फेमस मामला है ये भी, बामन राव बनाम भारत संघ। और ये अगले ही साल की बात है, यानी कि 1981 की। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने ये प्रश्न था कि ये जो आधारभूत ढांचे वाली बात है ये लागू कब से होगी, आखिर कब से मानेंगे हम कि आधारभूत ढांचे के कोई चीज खिलाफ है। क्योंकि संविधान संशोधन तो पहले भी बहुत सारे हुए थे भाई, 24वां हुआ था, उससे पहले 17वां हुआ था, पहला हुआ था, और भी कई संविधान संशोधन किए गए थे, और 29वां हुआ था। तो उन सारे संविधान संशोधन पर प्रश्न चिन्ह लगेगा या नहीं, तो इस बात का फैसला करना था सुप्रीम कोर्ट को इस केस में। और सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस में यह फैसला दिया कि 24 अप्रैल 1973 से, है ना, कि 24 अप्रैल 1973 से आधारभूत ढांचे का कॉन्सेप्ट लागू माना जाएगा। है ना, शॉर्ट में लिखा है मैंने थोड़ा सा, आप ऐसे दोबारा मैं बोल रहा हूं, आप स्क्रीन पे भी लिखा हुआ देख लीजिए। चलिए स्क्रीन पे देखिए आ रहा होगा कि
बामन राव बनाम भारत संघ 1981 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने आधारिक लक्षण के सिद्धांत को 24 अप्रैल 1973 के बाद पारित संशोधनों पर लागू माना है। यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो भी संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1973 के बाद हुए हैं उन पर सुप्रीम कोर्ट का आधारिक लक्षण वाला सिद्धांत लागू होगा, उससे पूर्व के फैसलों पर या उससे पूर्व के संविधान संशोधनों पर लागू नहीं होगा, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही क्लियर कर दिया इन सभी केसेस के माध्यम से। तो देखिए अब ये संविधान का आधारभूत ढांचा एक शानदार कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई और प्रॉब्लम हो तो आप पूछिए कमेंट बॉक्स में, मैं उसका भी उत्तर दूंगा। और साथ ही साथ मैं एक बार फिर एक बहुत अच्छा देखो रिव्यू कर देता हूँ 20, 25, 30 सेकंड में कि आपको क्या करना है। सबसे पहले देखना है कि आखिर ये संविधान के आधारभूत ढांचे का कॉन्सेप्ट शुरू कैसे होता है। तो आप कहेंगे कि संविधान की शुरुआत से ये बात शुरू हो गई थी, एक झगड़ा शुरू हो गया था किसमें, भाग 3 और भाग 4 में। और भाग 4 को लागू करना चाहती थी सरकार और भाग 3 क्या कर रहा था, उसे रोक रहा था। और उसी वजह से पहला संविधान संशोधन हुआ। पहले संविधान संशोधन में केस आया, पहला केस कौन सा था, शंकरी प्रसाद। फिर उसी तरह का दूसरा केस आया सज्जन सिंह। दोनों केस में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार का पक्ष लिया। तीसरा केस आया गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, और उस केस में 1967 में सरकार सुप्रीम कोर्ट ने अपना पूर्ववर्ती फैसला पलट दिया। और उसके बाद फिर सरकार ने बचाव के लिए 24वां संविधान संशोधन कर दिया। और उसके खिलाफ फिर एक केस आया केशवानंद भारती वाला, 24वां और 29वां संविधान संशोधन के खिलाफ। तो केशवानंद भारती का जो केस था 1973 वाला, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दिया। आधारभूत ढांचे का सिद्धांत लागू कब से माना जाएगा, उस बात को सुप्रीम कोर्ट ने कब बताया, बामन राव बनाम भारत संघ 1981 में। तो ये बहुत आसान है। आप देखिए मैंने आपको 30 सेकंड 40 सेकंड में पूरा एक बार में बता दिया। अगर आपको बात समझ में आ जाएगी तो मैं गारंटी देता हूं कि आपसे सवाल आधारभूत ढांचे के ऊपर कुछ भी पूछे कोई, कितना भी कठिन, चाहे आईएएस का पूछे, चाहे एनडीए सीडीएस में पूछे, चाहे पीसीएस में पूछे, चाहे यूपीएसआई में पूछे, आप हर हाल में ये टॉपिक का वीडियो देखकर हर हाल में ये सवाल कर लेंगे, ये पक्की बात है। लेकिन ज़रूरत क्या होती है, ज़रूरत होती है कॉन्सेप्ट की। और आप चाहे देखिए कहीं पढ़ रहे हो, ये बहुत ज़रूरी है कि आपका जो ये समय है ना, ये जो आपकी एज है 18 साल से 30 साल के बीच वाली, जिसमें आपको नौकरी बहुत ज़रूरी है लेना, आपको जॉब लगाना बहुत ज़रूरी है, तो ये तभी हो सकता है जब आपको सही गाइडेंस मिले। देखिए टीचर बहुत सारे हैं, बहुत सारे पढ़ाते हैं, बहुत सारी कोचिंग सेंटर हैं, लेकिन मैं कभी प्रेफर नहीं करता कभी किसी बेकार किताब को, किसी बेकार कोचिंग सेंटर को, क्योंकि मुझे पता है कि आपका ये जो टाइम है ना, ये जो 2-4 साल का जो आपका टाइम है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है बरन इसके कि आप फीस कितनी दे रहे हैं, कितनी कम दे रहे हैं, ज़्यादा दे रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कम फीस के लालच में या दूरी की वजह से कि साहब कौन दिल्ली जाए, कौन इलाहाबाद जाए, या कई बार क्या होता है कि शहर में भी लोग चाहते हैं कि टीचर जो है ना बिल्कुल बगल में ही पढ़ाने आ जाए। यहाँ तक कि लोग चाहते हैं कि टीचर जो है उनके घर में ही आ जाए पढ़ाने, लेकिन वो ये नहीं देख रहे हैं कि उनका टाइम कितना कीमती है। और एक अच्छे शिक्षक या अच्छे गाइडेंस का मिलना बहुत ज़रूरी होता है। किताबों में तो सब लिखा ही है, सब कुछ बुक्स में लिखा है, लेकिन उन बुक्स को ठीक से समझाना, उनकी बात को क्लियर करना, वो ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपका कॉन्सेप्ट जो आज के टाइम में तैयार होगा वो आपका कॉन्सेप्ट ताउम्र रहेगा, है ना। मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे बहुत अच्छे टीचर मिले जिन्होंने मुझे पढ़ाया, तो उनका जो कॉन्सेप्ट है वो आज भी मेरे जहन में है, चाहे वो इलाहाबाद के टीचर हों, चाहे वो दिल्ली के टीचर हों, वो सभी। तो इसलिए मुझे इस बात की खुशी होती है। तो वैसे ही मैं चाहता हूँ कि आप भी एक अच्छे शिक्षक, अच्छे गाइडेंस, अच्छे वीडियो, अच्छे कोचिंग सेंटर पे जाएं और वहाँ पर अपनी तैयारी को सुचारू रूप से जारी रखें। वरना कोई फ़ायदा नहीं है कि आप एक लूसेंट की किताब ले लें, आप एक यूनिक की किताब ले लें, आप कोई भी अरिहंत की, मतलब मैं ये जो नाम ले रहा हूँ मैं इसलिए ले रहा हूँ कि बच्चे ज़्यादा किताब ले लेते हैं और उसके बाद फिर उनसे ही रट्टा मारते रहते हैं। रट्टा मार के आप कोई चीज़ याद तो कर सकते हो, लेकिन वो लंबे समय तक याद रहे ऐसा नहीं हो सकता, है ना। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छे गाइडेंस के साथ अपनी तैयारी करें। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कमी दिखाई दे, आपको लगे कि बहुत तेज़ी के साथ मैंने बोल दिया, या आपको लगे कि मेरे बोलने में कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गया, या कोई शब्द मैंने एक्स्ट्रा बोल दिया, या कई बार ऐसा होता है, एक मुझे याद है कि मैं अपना ही वीडियो जब देख रहा था तो मैं अपने ही वीडियो में 2014 को 1914 बोल गया।
तो ऐसा हो सकता है क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर है जिसमें गलती होने की गुंजाइश होती है, लेकिन कम से कम हो ये हमारा प्रयास है। तो अगर आपको ऐसा कुछ भी लगे तो आप मुझे बताइए, आपका हर सुझाव पूरी तरह स्वागत योग्य है। आप जो बताएंगे उस पर सुधार किया जाएगा। और बस लास्ट में मैं इतना ही कहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको अच्छा लगा, तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे कि हम और वीडियो बनाएं आपके लिए और अच्छे से। जब आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स होते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, तो तभी पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि और वीडियो बनाने चाहिए। वरना जब सही से रेस्पॉन्स नहीं आता तो फिर मन भी कम करता है, क्योंकि ये वीडियो फ़ायदे के लिए कम है ना, शौक में ज़्यादा बनाए जा रहे हैं या बच्चों की सहायता के लिए ज़्यादा बनाए जा रहे हैं, अपनी बहुत सारी बातें बच्चों तक पहुँचाने के लिए बनाए जा रहे हैं। तो सिर्फ आपके भले के लिए, आपके लिए ये वीडियो है हमारे। तो इसलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कराइए चैनल को, खुद भी करिए अधिक से अधिक। तो दोस्तों अगला जो वीडियो होगा वो इससे आगे का होगा। अगले वीडियो का मतलब कि इसका सेकंड पार्ट हो सकता है, बीच में कोई और करंट अफेयर्स का वीडियो मैं बना दूं, लेकिन इसका अगला पार्ट जो होगा वो इसी नाम से होगा कि सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णय पार्ट सेकंड। तो वो आप जरूर देखें, वो आपको यूपीएसआई जैसे पेपर में बहुत काम आने वाला है, क्योंकि निर्णय बहुत पूछे जाते हैं। मैंने जैसे शुरू में ही कहा कि बहुत सारे निर्णय हैं सुप्रीम कोर्ट के जो मील के पत्थर साबित हुए हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है उन्हें जानना। तो हम उन पर बात करेंगे अगले भाग में। तो इसमें तो सिर्फ एक ही टॉपिक था, संविधान का आधारभूत ढांचा, है ना, तो उस पर ही बात की हमने। और उससे रिलेटेड देखिए आप बहुत सारे केस हैं, 6-7 केस हैं ये जो आपको ध्यान रखने हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद।